क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक आइडिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, राइट। एंड यदि मैं इस पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो लगा देता हूं और मैं कहता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट मेथड सीखेंगे इसको सॉल्व करने का, एक्स की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करने का जिसको एक्स की जगह पुट करने से उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहाँ पे और किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप एनसीईआरटी से रिलेटेड या एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उसके डिफरेंट 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 टाइप के एक एक प्रॉब्लम को लेकर के आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सुनिए, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास क्या मेथड है। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में अलग अलग मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास तीन मेथड हैं। द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, and the second method is called method of completing square, method of completing square, and जो तीसरा मेथड हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस चैप्टर में हम लोग ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो देखो। नाउ व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड। यदि मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं तो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में इसका आइडिया सीखा था। एक जनरल आइडिया मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को दो फैक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देते हो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये फैक्टर बनता है x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अल्फा एंड बीटा x की दो वैल्यू जाती है। इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि आप सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से लेफ्ट हैंड साइड का दो फैक्टर पता करिए, राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, तो आपको x की दो वैल्यू आएगी। दिस इज द मेथड विच इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यदि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, और मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का आइडिया आपने क्लास 8-9 में भी सीखा था। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहता है कि a मल्टीप्लाई सी का जो प्राइम फैक्टर है उसमें ऐसे दो फैक्टर पता करो जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो। फिर से सुनो, a मल्टीप्लाई सी को प्राइम फैक्टराइज करो और उन प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे कोई दो नंबर्स पता करो, ऐसे ग्रुपिंग करो जिससे कि किसी दो नंबर का सम मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। यहां पे यदि मैं a मल्टीप्लाई सी करता हूं तो 6 मिलता है मुझे, 1 मल्टीप्लाई 6, और 6 के दो फैक्टर हैं 2 एंड 3। सो क्या 2 प्लस 3 5 है? यस। सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, वी कैन से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको फैक्टराइज करिए, तो आप यहां पे कॉमन लीजिए, इन दोनों में x कॉमन, रिमेनिंग पार्ट वी कैन से x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन, रिमेनिंग पार्ट वी कैन से x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। सो वी गॉट 2 फैक्टर अल्टीमेटली x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, दो फैक्टर आ गया। हम कह सकते हैं आइदर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो और
x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी -2 एंड -3। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करोगे? तो x की जो वैल्यू मिली है, इन वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में पुट करके देखो, ये दोनों वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वही x की दोनों पॉसिबल वैल्यू होगी, राइट? तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टरेशन मेथड सॉल्व करोगे। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर टाइप का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आप सुनिए, नोट्स बनाते रहो, जो इंपॉर्टेंट बात लगती है वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आए। केवल लेक्चर सुनने से कोई फायदा नहीं है। लेक्चर सुनना नहीं है, केवल सुन करके उसको इंप्लीमेंट करो, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टरेशन मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टरेशन मेथड। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। सुनो, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइडिया क्या था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का? आइडिया ये था कि a मल्टीप्लाई सी पता करो और a मल्टीप्लाई सी को प्राइम फैक्टराइज करो, उसके दो फैक्टर का सम मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 5 5 होता है और 5 के दो ही फैक्टर है, 5 एंड 1, एंड 5 प्लस 1 कितना है? 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड x। पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर में से x को कॉमन लीजिए, द रिमेनिंग पार्ट x प्लस 5, और फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म में यदि आप 1 को कॉमन लेते हो, द रिमेनिंग पार्ट विल बी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से वी हैव टू फैक्टर x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x कैन बी रिटन एज -5 एंड -1। सो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 एंड -1। तो x की इन वैल्यू को यदि आप गिवन क्वेश्चन में पुट करके देखो, x की जगह पे यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो करेक्ट आंसर है। सो x इज इक्वल टू -5 एंड -1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड करो। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मेरे पास ये थोड़ा सा लेंदी है। मेरे पास क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स के बड़े से बड़े क्वेश्चन आप कर पाओगे यदि आप इस लॉजिक को सीख लिए। तो आप देखिए यहां पर आप -21 को 8 से मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई c, और इसको प्राइम फैक्टराइज करो। सबसे पहला फैक्टर -1 है, ओके, -1 भी एक फैक्टर है, रहने दो इसको। एंड इसके बाद 3 से कैंसिल करते हो तो 7 मल्टीप्लाई 8, यदि आप 7 से कैंसिल करते हो तो 8 आएगा, यदि आप इसको 2 से कैंसिल करते हो तो 4 आएगा, 2 से कैंसिल करते हो तो 2 आएगा, एंड 2 से कैंसिल करते हो तो 1 आएगा। बहुत सारे फैक्टर हमें मिले। अब इन फैक्टर को कुछ ऐसा ग्रुपिंग करो हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिससे कि किसी दो फैक्टर का सम 22 आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 14 एंड 12, ये 22 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ओके। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 7 2 जा 14 2 जा 28 एंड 6, ओके आ रहा है। ये देखो, मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसा ग्रुपिंग करना है, इन फैक्टर का दो ग्रुप बनाना है जिससे कि दोनों ग्रुप का सम 22 आना चाहिए। सुनिए, तो पहला ग्रुप में मैंने -1 को भी लिया, -1 को भी इसी ग्रुप में ले लो, तो ये -28 हो गया। दूसरे ग्रुप में 3 एंड 2 को ले लो, 6। तो -28 एंड प्लस 6 इज इक्वल -22। 28 माइनस 6 इज इक्वल व्हाट? 22। सो इसका मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। इसमें कई बार थोड़ा समय लग सकता है, आपको 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड लग सकता है ये बात सोचने के लिए कि कौन से फैक्टर को किसके साथ लें और कैसा दो ग्रुप बनाएं जिससे कि उन दोनों का सम मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो ये आपको इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी है। हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की हुई है। सुनिए, तो 8x स्क्वायर माइनस 28x एंड प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में मैं 4x कॉमन ले सकता हूं, रिमेनिंग पार्ट 2x माइनस 7, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में मैं यदि 3 को कॉमन लेता हूं तो ये बनता है 2x
minus 7 is equal to 0. So we got two factor 2x minus 7 and multiply 4x plus 3 is equal to 0. So therefore x can be written as 7 by 2 as well as minus 3 by 4. ये x की दो वैल्यू आ गए, राइट। थर्ड क्वेश्चन फटाफट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आइडिया सेम है, 9 मल्टीप्लाई 2 क्या है, माइनस 18। एक काम करते हैं, माइनस 18 का फैक्टर पता करते हैं। पहले माइनस 1 हो गया 18 और फिर 2 फिर 9 और फिर 3 एंड फिर 3। तो क्या हो गया, अब देखो मुझे 3 चाहिए, तो 3 टू जा 6 और 3, अब मिल गया मुझे x 9x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 3x इज कॉमन, 3x माइनस 2 एंड प्लस 1 इज कॉमन, 3x minus 2 is equal to 0. So we got two factor 3x minus 2 multiply 3x plus 1 is equal to 0. So we got two values of x. The first one is 2 by 3 and second one is minus 1 by 3. समझ में आ रही बात। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मैंने आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया, बट ये क्वेश्चन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यदि मैं क्वेश्चन फोर्थ की बात करता हूं, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस 77। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 77 इक्वल टू 0। बहुत आसान सा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसमें लग रहा है, क्यों? क्योंकि 77 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, क्या क्या, 11 एंड 7। 11 7 जा 77 और 11 प्लस 7 इज 18। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हो तो आपके जो चार टर्म मिल रहे हैं उन चारों टर्म में या तो चारों पॉजिटिव होना चाहिए या दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होना चाहिए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होना चाहिए। यदि 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है तो ये स्प्लिट होगा ही नहीं, ये स्प्लिटिंग गलत है। आइदर चारों पॉजिटिव होगा या चारों नेगेटिव होगा या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि 2 पॉजिटिव, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव है एंड सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव है। इस बात का ध्यान रखना स्प्लिट करते समय, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सुनो, x कॉमन हो गया, x माइनस 11 माइनस 7 कॉमन लिया हमने, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। वी गॉट टू फैक्टर x माइनस 11 मल्टीप्लाई x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 11 एंड 7। मैंने कहा अब हम ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए एंड सॉल्व करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखो, ये लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखो, दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का बेस्ट आइडिया क्या है, देखिए आप यहां पे देख रहे हो कि एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, 3 टर्म राइट हैंड साइड में, तो पहले इक्वेशन बैलेंस्ड जैसा नहीं लग रहा है। मैं एक काम करता हूं, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में रखता हूं, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, ये देखो, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए एंड प्लस 1 बाई बी। अब मैं एक काम करता हूं, एलसीएम लेता हूं, ये देखो, x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ओके। सो यदि मैं ब्रैकेट हटाता हूं न्यूमरेटर में, तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करना है ताकि मिस्टेक ना हो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप देखिए न्यूमरेटर में यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर a प्लस बी आता है एंड डिनोमिनेटर वी हैव ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई ए बी। हमारी कोशिश है कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आप देखिए यहां पर आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब मैं a प्लस बी को a प्लस बी से कैंसिल कर देता हूं, कर दिया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इन टर्म्स को अरेंज किया जाए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखो, फिर राइट हैंड साइड को देखो ए एक्स एंड प्लस बी एक्स, और ए बी को भी राइट साइड में लेके चले जाएं तो प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें मिडिल टर्म पहले से स्प्लिट हो चुका है, क्यों कॉमन लें, पहले से स्प्लिट हो चुका है, सीधा कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो। मिडिल टर्म पहले से दो पार्ट में है, आप एक पेयर बनाइए और फिर एक दूसरा पेयर बनाइए और कॉमन लीजिए। सो सबसे पहले मैंने x को कॉमन लिया, इट बिकम्स x प्लस ए, और फिर मैंने b को कॉमन लिया, इट बिकम्स x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। सो वी गॉट टू फैक्टर x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस b इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, माइनस ए एंड माइनस बी। जो भी लेंथी क्वेश्चन होता है उसमें जरूर आप इन वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में पुट करके देखो कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। यदि मैं x की जगह पे माइनस ए पुट करता हूं तो 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई, ये सब जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई बी आ रहा है, राइट। तो आप दोनों वैल्यू को पुट करके देखो गिवन क्वेश्चन में, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर अपने नोटबुक पे दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो कि फ्रैक्शन में है। अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी कोई वन वेरिएबल इक्वेशन है, पहले ट्राई करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक जो भी हो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड डिसेंडिंग पावर, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा पावर, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम, अब चूंकि ये फ्रैक्शनल है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके। एलसीएम लेके मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं इसको। कैलकुलेशन आसान तब होता है जब आप ब्रैकेट प्रॉपर यूज करते हो। कहीं पे यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे और एक ही बार में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब दिक्कत आएगी आपको। इसलिए आप यदि प्रॉपर ब्रैकेट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने देखा मैंने किस तरह से एलसीएम लिया, मैंने हर एक टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब हम इसके ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x minus 7x and plus 28 plus x square minus 6x minus 5x and plus 30 divided by x square minus 5x minus 7x and plus 35 is equal to 10 by 3। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक टर्म को एक साथ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ करता हूं। न्यूमरेटर में हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, x के सारे टर्म को एक साथ लो तो 7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 11 22, इट कैन बी माइनस 22x एंड प्लस 28 प्लस 30 कितना हो गया 58, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर 3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। सारे ब्रैकेट को हटाते हैं, इट कैन बी 6x स्क्वायर माइनस 66x एंड प्लस 8 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15 एंड प्लस 2 17 174 10x स्क्वायर minus 120x and plus 350। lengthy calculation needs concentration, lengthy calculation needs concentration, अदरवाइज कुछ माइनस प्लस में एक छोटा मोटा गलती हो गया तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन को चेक करते रहो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इन सभी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करके देखता हूं क्या बनता है। तो 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हमने, और माइनस 120x एंड प्लस 66x and plus 350 minus 174 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस
10 माइनस 6 4 हो गया, और 11 माइनस 6 5 हो गया, 54x हो गया। ओके, 54 हो गया, 6 प्लस 4 10, ओके फाइन। एंड प्लस यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 10 माइनस 4 6 हो गया, और 14 माइनस 7 7 हो गया, और 1 हो गया, इज इक्वल टू 0, राइट, फाइन। अब इन दोनों को, अब देखो क्या ये सब 2 से या 4 से कैंसिल हो रहा है, इनमें यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल करो और सिंप्लीफाई करो, फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। तो आप इसमें यदि 2 से कैंसिल कर रहे हो, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, इट कैन बी 2x स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 8 टू जा 16, और 16 88 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पहुंचे हैं, अब इसको फैक्टरेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। आइडिया आपको पता है कि आप 2 मल्टीप्लाई 88 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, पहला फैक्टर 2 है, उसके लिए 88 हो गया, फिर और फैक्टराइज करता हूँ 2, ये 44 हो गया, 2 22 हो गया, 2 11 हो गया, 11 1 हो गया। अब मुझे देखना है कि ऐसा कैसे ग्रुपिंग करें जिससे कि किसी दो ग्रुप का सम 27 होना चाहिए। ओके, तो मैं करता हूँ 8 और 22, नहीं आएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यस 16 एंड 11, 16 एंड 11, 16 प्लस 11 कितना आएगा जी, 27। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11x एंड प्लस 88 इज इक्वल टू 0। यदि मैं यहाँ पे 2x को कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 8 माइनस 11 को कॉमन लेता हूँ, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट टू फैक्टर x माइनस 8 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x कैन बी रिटन एज 8 एंड 11 बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखो सबसे पहले एलसीएम लो, ब्रैकेट ठीक से यूज करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लाइक टर्म्स को अरेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से उसको सॉल्व कर लो। जो मैंने स्टेप्स बताए वो इंपॉर्टेंट थी। हमेशा देखो, आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ढूंढोगे तो आपको किसी बुक में ही मिल सकता है, बट मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, उसके ऊपर फोकस करो, कंसंट्रेट करो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हेडफोन लगाओ, कंसंट्रेट करो, आसपास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। कंसंट्रेट करोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। मैं हर टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूं और उससे रिलेटेड उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, यदि आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा फैक्टरेशन मेथड, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए। अगला टॉपिक हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। इसके लिए हालांकि हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, बट मैं इसको डायरेक्ट आपको इस तरह से बताता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू पता करनी है, और उसी को एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जब कोई क्वेश्चन लेंदी है या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बट ये जनरल फॉर्म में है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करता हूं। यू मस्ट नो द डेरिवेशन। मैं सबसे पहले इन सभी को a से डिवाइड करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स एंड प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0। सभी को मैंने a से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग ए बोथ साइड। ओके, अब मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मेरे पास ये टर्म जो है, इसमें मैंने क्या किया, b बाई ए जो कॉफिशिएंट था इसमें 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड कर दिया। x का जो कॉफिशिएंट b बाई ए था ना, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab, ab a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b कितना है, b बाई 2a, तो b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड कर दो, और जब ऐड किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूं, उसके बाद हम इस फार्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, सो ये जो पूरा का पूरा टर्म है,
आप देख रहे हो ये होल स्क्वायर बन जाता है, ये बन जाता है एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 a स्क्वायर माइनस सी बाय। टेक द एलसीएम इन द राइट हैंड साइड। हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू पता करनी है। तो यदि मैं एलसीएम लेता हूँ 4a स्क्वायर तो ये बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि मैं इसमें स्क्वायर हटाता हूँ तो x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। अब चूंकि स्क्वायर रूट है इसलिए प्लस माइनस भी आप ले सकते हो, तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर minus 4ac by 2a. So ultimately, finally, we can say x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac and divided by 2a. This is the quadratic formula. अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। इसको स्प्लिट करते हैं, थोड़ा दो पार्ट में करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला में मिला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलो तो किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता कर लो और उसके बाद आप उसकी वैल्यू को पुट कर दो। यदि डिस्क्रिमिनेंट पता चल गया तो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। बात एक ही है, बट मैंने थोड़ा छोटा कर दिया कि डी अलग याद कर लो और फॉर्मूला अलग कर लो। नाउ व्हाट इज डी? अब डी के बारे में थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा हमें, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये डी क्या है? हमारा अगला जो टॉपिक यहाँ पे है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये बात हमें डी से पता चलेगी, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखा कि डी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन, यदि किसी क्वेश्चन में आप डी पता करते हो और वो जीरो आ जाता है, यदि डी जीरो आ जाता है तो मैं कह सकता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है आर रियल है एंड रियल के साथ इक्वल भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रूट्स आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि डी जीरो हो चुका है। जबकि प्लस माइनस में यदि डी नॉन जीरो होगा दो आंसर आएगा। दूसरा, यदि किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है देन वी कैन से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल तो है और रियल के साथ ही साथ क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। ओके, मतलब अलग अलग है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल है। ओके, तीसरा मैं कह सकता हूं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो रूट्स आर नॉट रियल। तो जिन क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे नहीं, उसमें सीधा लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। बट यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, इसमें 3 पॉइंट है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लो और इसके ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्वेश्चन को लेंगे। सुनिए, तो मेरे पास अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation has equal roots। ओके, इक्वल रूट्स अभी हमने पढ़ा, इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे देखो बी क्या है, 2 मल्टीप्लाई के माइनस 12, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है देखो, के माइनस 12 और सी कितना है 2।
इसको सिंप्लीफाई करके मुझे के पता करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ 4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, के माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे के पता करना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों फैक्टर सेम आ रहा है, तो मैं के माइनस 12 कॉमन ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 4 भी कॉमन लेता हूँ। यदि मैं 4 के माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचा के माइनस 12 और माइनस 2। इट कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई के माइनस 12 मल्टीप्लाई के माइनस 14 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर के कैन बी रिटन एज 12 एंड 14। क्या पूछा गया था? पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा। क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा गया है। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ के। अब क्या हम 12 एंड 14 दोनों को ले सकते हैं? नहीं। यदि हमने के को 12 लिया, गिवन क्वेश्चन पुट करके देखो, गिवन क्वेश्चन पुट करके देखो, यदि मैंने के को 12 लिया तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। देखो, यदि मैं गिवन इक्वेशन में के को 12 लेता हूं तो 0x स्क्वायर एंड प्लस 0x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो वी शुड रिजेक्ट द वैल्यू 12। हमारा जो आंसर अल्टीमेटली है, फाइनली वी कैन से k इज इक्वल टू 14 ओनली, जिसमें ये इक्वल रूट्स बनाएगा। राइट? तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आंसर आने के बाद गिवन क्वेश्चन को दोबारा जरूर पढ़ के देखो, चेक करो कि उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तभी वो करेक्ट आंसर होगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। ओके, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करो। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हुआ तो रियल रूट्स होगा, अदरवाइज नॉन रियल होगा। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इक्वल टू 0। When we are finding the discriminant, it is b square minus 4ac. It can be written as minus 24 whole square minus 4 multiply 16 multiply minus 1. It can be written as 576 and plus 64. तो 6 plus 4 हो गया 10 and 13, 7 plus 6 13, 14 and 6 640 आ गया। सो वी गॉट द डिस्क्रिमिनेंट, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल। इसका रूट्स क्या है? रूट्स आर रियल है। और यदि रूट्स रियल है तो मैं इसमें x पता कर सकता हूं, ये मुझे मिलेगा माइनस पी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। वी कैन पुट द वैल्यू, इट इज 24 प्लस माइनस रूट 640 एंड डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 16। इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 640 को प्राइम फैक्टर करोगे तो कुछ पार्ट रूट से बाहर आ जाएगा, पूरा तो नहीं आएगा, बिकॉज 640 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सिंप्लीफाई करके आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। राइट? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनता है 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 7। दिस इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अभी हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या? रूट्स आर नॉट रियल, और रियल नहीं है तो एक्स फाइंड कर ही नहीं सकते। सो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। देखो, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की, इसमें कोई जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और कितना भी लेंदी से लेंदी क्वेश्चन, लेंदी से लेंदी क्वालिटी क्वेश्चन हो, इस मेथड से आप इजीली कर सकते हो। इस पर कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, बट यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। The first part of the formula is to find the discriminant, which is b square minus 4ac, and if it is greater than or equal to 0, then we can apply the quadratic formula, which is minus p plus minus root d divided by 2a. Right? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे आंसर तक पहुंचना है। सुनिए, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। ओके, सो वी हैव a quadratic equation 1 plus m square multiply x square plus 2 m cx and plus c square minus a square is equal to 0। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि इसका रूट्स जो है ना इक्वल है। इसका मतलब क्या है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो मैं कर सकता हूं 2mc होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाता है 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन सब में यदि मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। मुझे आंसर तक पहुंचना है, m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर तक पहुंचना है। प्रूव दैट को देखो और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। 4 को हटा दो, 4 नहीं चाहिए हमें, तो माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को हम राइट साइड में ले गए, 0/4 0 हो गया। अब c स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो वी गॉट अल्टीमेटली c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कॉमन लो 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। प्रूफ दैट को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, लॉजिक क्या था, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने 2 टॉपिक पढ़ा अभी। फर्स्ट टॉपिक था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड टॉपिक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हमने सेकंड पार्ट पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर्स के ऊपर, एज के ऊपर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर और किस किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उन सभी का एक एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें कि नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। पढ़िए। देखो अब वर्ड प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन का है। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखने जाओगे या जब आप फाइनल एग्जाम लिखोगे, एनुअल एग्जाम लिखोगे, तो आप देखोगे वहां पे कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। हमें नहीं पता कि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं पता हमें। डोंट थिंक अबाउट इट, ट्राई टू मेक द इक्वेशन। यदि वो इक्वेशन लीनियर बना तो बहुत अच्छी बात है, लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट लगा दो, और यदि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता ही है। सो यू नो हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ट्राई टू मेक द इक्वेशन, चाहे वो कैसा ही बने। एक इक्वेशन बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, बनाओ और कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाओ। यदि पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर से सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। The difference of two natural numbers is 3. Okay, so we can consider two natural numbers x and y. Let two natural numbers be x and y. हमेशा मैंने कहा था आपको कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो सबसे पहले लास्ट लाइन को पढ़ो, क्या फाइंड करना है, वहां से वेरिएबल का पता चलेगा। सो x and y आर टू नेचुरल नंबर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस इज 3. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/28. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, यहां पर x एंड y में बड़ा कौन है। फर्स्ट इक्वेशन को देख के बताओ बड़ा कौन है, x बड़ा है। यदि मैं x एंड y का रेसिप्रोकल करता हूं तो बड़ा कौन होगा, 1/y। सोचो आपके पास 2 नंबर है 3 and 2, 3 बड़ा 2 छोटा, रेसिप्रोकल करो। अब 1/3 1/2 में कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा नहीं है, 1/2 बड़ा है। तो जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो अब यहां पे लिखा हुआ है तो द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल, तो आप लिखोगे 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/28, क्योंकि 3/28 पॉजिटिव नंबर है जो कि बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो एलसीएम वगैरह लेके, तो xy
x माइनस वाई इक्वल टू 3/28। यदि मैं x माइनस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूँ तो 3/xy इज इक्वल टू 3/28। अब मैं इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 और 3 कैंसिल हो गया और x y इज इक्वल टू 28 मिल गया हमें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। जब भी दो इक्वेशन बनता है यदि वो दोनों लीनियर नहीं है तो आइडिया क्या है कि आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से x क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से x क्या मिल रहा है 3 प्लस वाई, इसको x की जगह पुट कर दो। 3 प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 28। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ 3y plus y square equal to 28. We got a quadratic equation. Wow, that's great. We got a quadratic equation. जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि कुछ ना कुछ तो इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करना हमें आता है। नाउ वी कैन अप्लाई द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और वी कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी हैव टू मेथड टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यदि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाता हूं तो 7 4 जा 28, 7y माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0, y प्लस 7 minus 4 multiply y plus 7 is equal to 0. So we got two factor y plus 7 multiply y minus 4 is equal to 0. Okay, so y की दो वैल्यू आ गई -7 एंड 4। नेचुरल नंबर पूछा गया था तो -7 को रिजेक्ट कर दो और 4 को कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में y की जगह 4 पुट करो। x कितना आ गया 7, so y is equal to 4 and x is equal to 7, x is equal to 7 and y is equal to 4 is the correct answer, right? So we got the numbers, we got the numbers। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन सुनिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें 2 डिजिट नंबर के बारे में बात की जा रही है। हमने कहा था जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो आप नंबर को ऐसा मान लो 10y प्लस x, यूनिट प्लेस पे x एंड 10 प्लेस पे y। तो मैं लिखता हूं लेट 2 डिजिट नंबर a 2-digit number be 10y plus x। जब भी हम किसी 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं तो मान लेते हैं उसके यूनिट प्लेस पे x एंड टेंस प्लेस पे y है तो नंबर 10y plus x आता है। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन, धीरे धीरे चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 2 डिजिट नंबर इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट the product of the digit is 18। okay, so digit का product 18 आ गया। this is the first equation। product of the digit is 18। तो digit हमने क्या लिया था, x and y लिया था, unit पे x tens पे y लिया था। आगे पढ़ो। when 63 subtracted from the number, okay, so we have a number 10y plus x and we can subtract 63 from the number। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जो 10y प्लस x होगा वो क्या बन जाएगा 10x प्लस y। यदि मैं नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट करता हूं जो नया नंबर बनता है उसमें डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 63। तो ये बन जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 63। यदि मैं 9 को कॉमन लेता हूं तो y माइनस x इज इक्वल टू 7। वी गॉट द सेकेंड इक्वेशन। यदि मैं 9 को कॉमन लेता हूं और 63 से डिवाइड कर देता हूं तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। सो वी गॉट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x एंड y का पता करना है। सो व्हाट वी कैन डू, एक काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे में पुट करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का आइडिया लगाओ। जब भी किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन लीनियर नहीं बन रहा है बल्कि बिल्कुल अलग टाइप का इक्वेशन बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड करके सेकंड में पुट करो या सेकंड से फाइंड करके फर्स्ट में पुट कर दो, सिंपल। तो सेकंड इक्वेशन से मैं y फाइंड कर सकता हूं, इट इज 7 प्लस एक्स। सेकेंड इक्वेशन से y पता किया 7 प्लस एक्स और इस 7 प्लस एक्स को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो x
multiply 7 plus x is equal to 18. So it can be written as 7x and plus x square is equal to 18. So we can say x square plus 7x minus 18 is equal to 0. So x square plus 9x minus 2x minus 18 is equal to 0. So we got x common, it is x plus 9 minus 2 common, x plus 9 is equal to 0. So we got the two factor x plus 9 multiply x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -9 को रिजेक्ट करो, 2 को लो और x 2 आ गया तो x की वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं तो y कितना आएगा 9. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9, तो 2 9 जा 18. सो व्हाट विल बी द नंबर? सो देयरफॉर नंबर हमने जो कंसीडर किया था वो था 10y प्लस x, 10y एंड प्लस x. तो आंसर क्या आ गया 92. दिस इज द नंबर. जब भी आप किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आंसर आने के बाद उस वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में पुट करके देखो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है. स्टेटमेंट में पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. ठीक है, अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऊपर है. फ्रैक्शन के ऊपर जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप उसमें न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y मान लो. न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y मान लो. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, पहले मैं लिखता हूं लेट अ फ्रैक्शन बी x बाई वाई. A fraction be x by y. Now, according to question, the numerator of a fraction is मतलब equal to 3 less than the denominator. Okay, 3 less than the denominator. This is the first equation. The numerator is 3 less than the denominator. Okay, आगे पढ़ो. If 2 is added to both the numerator and denominator, the sum of the new fraction and the original fraction. Okay, if 2 is added to both numerator and denominator, then the sum of the new fraction and the original fraction is equal to 29 by 20. न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम 29 by 20 है. अगेन सेम थिंग, यूज सब्स्टिट्यूशन. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम बताए, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया. यूज द सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन. तो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जितने भी x है वहां पुट कर देता हूं. इट इज y माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू y, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 29 बाई 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सो एलसीएम लेता हूं यहां पे, तो मैं क्या मिल जाएगा y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस y माइनस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 29 बाई 20. अब इसको सॉल्व करके आप एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओगे, y की वैल्यू आ जाएगी. इसमें कौन सी बड़ी बात है. मेरा काम यहाँ पे था कि आपको ये समझाना इक्वेशन बनेगा कैसे. बनाने का काम खुद से करो. आइडियाज मैंने बता दिए कि वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है. आप इस तरह से इक्वेशन बनाइए एंड सॉल्व करिए, आंसर तक पहुंचिए. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम का है. स्पीड डिस्टेंस टाइम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अप्रोच जो हमें काम में लेना है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब भी किसी क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हो, तीसरा फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं. क्या रिलेशन? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट, पढ़िए. अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर. ओके, सो यहां पर 600 किलोमीटर की जर्नी है. पॉइंट ए से बी 600 किलोमीटर है. और दो तरह का ट्रेन है, फास्ट ट्रेन एंड स्लो ट्रेन. अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन, यहां पे लेस देन होना चाहिए, इसको लेस देन करो. 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर.
ओके फाइन। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, ओके, तो फास्ट ट्रेन के स्पीड को यदि मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया तो स्लो ट्रेन का स्पीड x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। मैंने क्या कहा, यदि दो चीजें पता चल जाए तो तीसरी चीज आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से पता करो। फास्ट ट्रेन एंड स्लो ट्रेन का स्पीड हमने मान लिया है और डिस्टेंस हमें पता है, तो मैं एक काम करता हूं, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, तो 600 किलोमीटर बाय फास्ट ट्रेन का स्पीड x, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, ओके। अब मैं फाइंड करता हूं टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, ओके। स्लो ट्रेन का टाइम क्या होगा, स्लो ट्रेन का डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइडेड बाय स्लो ट्रेन का स्पीड, ये मुझे आवर्स में मिला, ठीक है। सो आप सोचो फास्ट एंड स्लो ट्रेन में समय ज्यादा किसको लगेगा, स्लो ट्रेन को, और क्वेश्चन में लिखा है कि 3 घंटे ज्यादा लगेंगे स्लो ट्रेन को। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फास्ट स्लो ट्रेन का स्पीड सॉरी टाइम माइनस फास्ट ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। दोनों का टाइम डिफरेंस 3 घंटे का है, तो टाइम का रिलेशन क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया था। नाउ वी कैन मेक द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई, टेक द एलसीएम। एक काम करो 600 कॉमन लो, पहले कैलकुलेशन को करो, क्वालिटी इक्वेशन बनाते हैं इसमें हम लोग। तो एलसीएम लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3/600। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अरेंज किया, ये सब क्या बोलने की जरूरत है, फटाफट करो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इट इज माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 50 मल्टीप्लाई x प्लस 40 विल बी द टू फैक्टर, x की वैल्यू आ गई 50 एंड माइनस 40। स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्पीड क्या होगा 50 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड है ये, फास्ट ट्रेन का है। क्या पूछा गया था, दोनों का। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, पहले फास्ट ट्रेन का लिखो फिर स्लो ट्रेन का लिखेंगे। फास्ट ट्रेन भी 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन भी 40 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, दीज आर द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर आपने क्वेश्चन किए। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन की तरह ही होते हैं, कुछ नई बात नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करोगे वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एज बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमने कहा था कैरेक्टर्स बनाओ, तो मुझे नहीं लगता क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप ट्राई करिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के साथ जो रेफरेंस बुक आपके पास कोई हो या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आए हुए हैं उसको ट्राई करो। यदि उन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च बटन में उस क्वेश्चन को सर्च करिए। हमने मोस्टली जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन सब के वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं, हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाए। और यदि इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, हालांकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी बातें बता दी है, बट और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन मैथ्स ऐप डाउनलोड करो। उसमें आप देखोगे टॉपिक वाइज और ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। उसका टेस्ट लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट चैप्टर जब आता रहेगा तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करो।